सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ और बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये घटना हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर अनीता ने। तो आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम अनीता है और मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर की रहने वाली हूँ। ये घटना जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे कॉलेज के वक्त की है। उस टाइम पर मेरी एक आदत थी, जब मैं दिन भर से कॉलेज से आती थी तो शाम के वक्त हमेशा छत पर घूमने के लिए जाया करती थी। ये मेरी आदत बन गई थी और मेरे डेली के रूटीन में ये चीज़ कंपलसरी हो गई थी। ऐसे ही एक शाम जब मैं अपनी छत पर घूम रही थी उस वक्त मेरी नज़र एकदम से सामने की तरफ पड़ी और तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक बच्चा खड़ा था। बट अजीब बात ये थी कि वो एकदम काले से साए की तरह लग रहा था और वो छत के बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ था। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा छोटा भाई होगा। वो मुझसे लगभग यही कोई 20 से 25 कदम दूर खड़ा था और उस कोने में खड़े हुए मेरी ओर देख रहा था। मुझे उसे ऐसे देखकर थोड़ा गुस्सा सा आया। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तू इस टाइम पर छत पर क्या कर रहा है, तुझे तो ट्यूशन जाना चाहिए था ना। ऐसा कहते हुए मैं थोड़ा गुस्से में चिल्लाई भी, बट उसकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब तो छोड़ो, उसकी बॉडी ने किसी भी तरीके से रिएक्ट तक नहीं करा, मानो वो उसी जगह पर एकदम फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा और उसकी इस खामोशी ने मुझे थोड़ा सा डरा भी दिया। धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करते हुए मैं उसकी तरफ को कदम बढ़ाने लगी। वो भी मेरी ओर कदम बढ़ाने लगा और मेरी तरफ आने लगा। पर जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ना तो मुझे उसकी आंखें दिखाई दे रही थी ना ही उसका मुंह। मानो वो बस एक काला साया था जो कि मेरी ओर आ रहा था मुझे देखता हुआ। उसने हाफ पैंट पहना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। जितना ज़्यादा वो मेरे नज़दीक आ रहा था ऐसा लग रहा था कि नेगेटिविटी मेरे करीब आती जा रही है। तब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मुझे पता लग गया कि ये मेरा छोटा भाई नहीं है, ना ही ये कोई इंसान है। तब पता नहीं कैसे एकदम से ही मेरे हाथ पांव वहाँ पर जम गए और मैं ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी, बट मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। इन्हीं सब बातों के दौरान मेरे दिमाग में पापा की एक बात आई। उन्होंने हमसे कह रखा था कि कभी भी ऐसी किसी भी तरह की शक्ति से सामना हो और आप उसके सामने लाचार बेबस हो जाओ तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, और अगर आप बोल सकते हो तो उससे ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बात करें, जिससे कम से कम उसे ऐसा लगे कि आप उससे डर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ आपके डर के ऊपर बहुत आसानी से हावी हो जाती हैं। अगर ज़्यादा देर तक आप उसके कब्ज़े में रहे तो वो आप पर हावी हो जाएंगी। अपने डर को आपको सामने से नहीं दिखाना, अपने मन में लगातार शिव जी का नाम लेते रहें। यही सोचकर जब मैंने अपने मन में कुछ देर तक शिव जी का नाम लिया तो मैंने पाया कि अब मैं बोल सकती हूँ और मैं तेज़ तेज़ बात करने लगी। मुझे पता है तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम मुझे डराना बंद करो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये मेरा घर है। जब मेरा मन करेगा तब मैं यहाँ पर आऊँगी, घूमूंगी। तुम मुझे डरा नहीं सकते। तुम्हें घूमना है तो घूमो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाम को मैं या मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर छत पर आता है? बस मेरा इतना बोलना ही था कि वो एकदम से वहाँ से भागता हुआ मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और
ऐसा करने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा। वो मेरा बिल्कुल सामने था और मुझे ही घूर रहा था। मैं भी उसे ही देख रही थी और अंदर ही अंदर मुझे हद से ज़्यादा डर लग रहा था। बट मैं उसे अपने अंदर का डर ना दिखाते हुए ज़ोर ज़ोर से भगवान जी का नाम लेती रही और बोली कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी अगर तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, बट मेरे भगवान जी तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे उसकी खामोशी से लग रहा था। इतना कुछ बोलने पर भी वो मेरा कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और सिर्फ मुझे घूर रहा था। हालांकि उसका मुंह वगैरह कुछ भी नहीं था, पर बस उसके इस घूरने भर से ही उसके एक्सप्रेशंस मैं समझ पा रही थी। फिर मैं कंटिन्यूसली ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और जैसे ही मैंने ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करा, वो एक अजीब सी आवाज़ करने लगा और जितनी तेज़ी से वो मेरे करीब आया था उतनी ही तेज़ी से वो पीछे की तरफ गया और फिर एक ही झटके में कहीं गायब हो गया, वो भी मेरी आंखों के सामने। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तुरंत भागकर नीचे आ गई और मैंने सबसे पूछा क्या घर में कोई छोटा बच्चा आया था या फिर रंजीत। रंजीत मेरे छोटे भाई का नाम है। सभी ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर कुछ देर के बाद मेरा छोटा भाई ट्यूशन से वापस आ गया और मैंने जानते हुए भी उससे पूछा क्या तुम पहले घर आए थे, कुछ लेना भूल गए हो या शायद ऐसा कुछ। पर उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि वो घर नहीं आया। तब मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बता दी। तब जब ये बात मेरी एक आंटी को पता लगी जो कि अच्छी खासी एज की थी और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुमने उसे एक बार देख लिया, कोई बात नहीं, पर अब तुम ऐसा मत करना कि तुम ऊपर छत पर जाना ही बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि तुम उससे डर गई। तुम डेली ऐसे ही छत पर जाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि उसे लगे कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता और वो वापस से दोबारा वहाँ पर नहीं आए। वरना ये भी हो सकता है कि वो अपने साथ साथ और भी किसी को अपने साथ वहाँ पर लाए। तुम बस भोलेनाथ को याद रखना और आराम से छत पर घूमना। हालांकि उनकी बात सही थी, पर मैं इस इंसिडेंट से काफ़ी डर गई थी। उसको अपनी आंखों से देखना एक काफ़ी ज़्यादा भयानक मंजर था, जिस कारण से अगले 2 से 3 दिन तक तो मैं छत पर नहीं गई। फिर जब ये थोड़े बहुत दिन बीत गए तब मैंने फिर से छत पर जाना शुरू कर दिया, पर उस घटना के बाद से मैंने दोबारा कभी भी उसे वहाँ पर नहीं देखा। एक छोटा सा इंसिडेंट और है जो कि मेरी दादी के साथ हुआ था। ये सारी घटना मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी, तो इस घटना को भी मैं आपको बताती हूँ। बात उस वक्त की है जब मैं लगभग 2 महीने की थी और मेरी जो बड़ी बहन है वो 5 साल की। हम भुवनेश्वर में एक जगह पर रहते थे जिसका नाम पहले नया पल्ली था, जो कि एक गांव था, बट अभी तो वो पूरा एक शहर बन चुका है और आज के टाइम में निको पार्क के नाम से जाना जाता है। तो हमारे वहाँ वाले घर में मैं और मेरी बहन एक रूम में सोए हुए थे और मेरे पापा ऑफिस गए हुए थे और मम्मी कुछ काम से बाहर गई हुई थी। घर में बस मैं, मेरी दीदी और मेरी दादी थे और हम सभी लोग सोए हुए थे। तभी अचानक से दादी को कुछ आवाज़ आती है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनती हैं, तो उन्हें किसी बिल्ली या फिर बाघ की आवाज़ लगती है। कुछ ऐसी आवाज़ जो कि इन दोनों की ही मिली जुली सी प्रतीत हो रही थी। इस आवाज़ को सुनकर मेरी दादी एकदम से उठ जाती हैं और घर में चारों तरफ देखने लगती हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही दादी ऊपर हमारे रूम में आती हैं, वो देखकर शॉक्ड रह जाती हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा टाइगर खड़ा था और उसके सामने एक छोटी सी बिल्ली, और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। ये देखकर मेरी दादी बहुत घबरा जाती हैं और हमारे पास आ जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से माँ का नाम लेती हैं। हमारे घर में माँ मंगला की पूजा की जाती है और वो हमारी कुल देवी हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल कहाँ था, बट जब मेरी दादी माँ मंगला का नाम लेती हैं तो वो बाघ जिसे वो अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी वो एकदम से गायब हो जाता है।
और उस बाघ की जगह पर बस एक काला साया आ जाता है। और वो काला साया उस बिल्ली के पीछे इस तरीके से टूट पड़ता है कि मानो वो उसे ख़त्म ही कर देगा। वो बिल्ली ज़ोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है और फिर पता नहीं कैसे वो काला साया कुछ तो करता है, और जैसे ही वो करता है वो बिल्ली भी उसके साथ ही एक काला साया बन जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और इतना ज़्यादा डरती हैं कि वो बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर के बाद जब मम्मी बाहर से वापस आती हैं और पापा भी ऑफिस से वापस आ गए होते हैं तो वो देखते हैं कि दादी बेहोश हैं। उनको कुछ देर के बाद जब होश आता है तो मम्मी पापा से वो सारी बातें बताती हैं, और ये सब बात सुनकर पापा दादी को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि वो जो आपने देखा टाइगर और वो बिल्ली, वो किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा थी जो कि हमारे घर के अंदर आ गए थे। पर शायद क्योंकि आपने हमारी कुल देवी का नाम लिया, इस वजह से उन्होंने ही हमारी रक्षा करी और उन बुरी शक्तियों को उनके असली रूप में लाकर उन्हें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। इस एक घटना के बाद से हमारे घर में माँ मंगला के प्रति आस्था और श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने भी ये घटना इतनी बार अपनी मम्मी और दादी से सुन रखी है कि मुझे भी पता है कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है, और इसे सुनकर मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ। आज की अगली घटना है बताई है हमारे सब्सक्राइबर आयुष सिंह ने। तो आइए जानते हैं इनकी घटना को इन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम आयुष है और मैं बिहार की राजधानी पटना में रहता हूँ। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से कई साल पहले मेरे मामा के साथ घटी थी। मेरे छोटे मामा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा वक्त रेलवे की नौकरी की तैयारी में ही लगा दिया। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद उन्हें फाइनली रेलवे में जॉब मिल गई थी। आलम ये था कि वो रेलवे के क्वार्टर्स में ही रहते थे, जो कि हमारे गांव के घर से लगभग 2 घंटे के रास्ते पर थे। इसमें करीब 1 घंटे के आसपास आपको बस में सफ़र करना पड़ता था और 1 घंटे या फिर उससे थोड़े कम वक्त तक आपको पैदल ही थोड़े जंगल जैसे रास्ते के बीच में से जाना पड़ता था, जहाँ से किसी वाहन वगैरह की सुविधा नहीं थी। ये बात आज से लगभग 15 साल पहले की है। उस टाइम पर बात ये थी कि जो मेरे बड़े वाले मामा थे, उनका बेटा, उसका 5वां बर्थडे था। तो मेरी जो नानी थी वो उसके बर्थडे को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने गांव में एक प्रोग्राम रखा था और मेरे छोटे मामा को भी आने के लिए बोला था। मेरे छोटे मामा उस टाइम पर ड्यूटी पर थे और उन्होंने बोला कि वो देखेंगे, अगर शाम तक आ पाए तो आ जाएंगे। काम वगैरह उनका हो गया तो वो शाम को वहाँ से निकले, और जब तक वो जंगल वाले रास्ते के आसपास में आए तब तक अंधेरा हो चुका था। अब वो उसी रास्ते से अपने हाथ में एक टॉर्च लिए आगे लगातार बढ़े जा रहे थे। इधर घर वाले भी परेशान हो रहे थे कि वो अब तक आए क्यों नहीं। आखिर आगे की ये घटना मुझे बाद में मामा जी ने ही बताई थी। वो ये कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तब उन्हें कुछ दूरी पर एकदम से एक साया उनकी ओर आते हुए दिखाई दिया। थोड़ी दूरी पर जब वो आया तो उन्होंने देखा वो जो कोई भी था उसकी गर्दन पूरी तरीके से एक ओर झुकी हुई थी और उसके चलने में भी एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, मानो कई सारी हड्डियां बार बार टूट रही हों। जब उन्होंने उसके फेस पर टॉर्च मारी तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी गर्दन एक साइड को टूटी हुई थी और उसमें से हड्डी बाहर की तरफ निकली पड़ी थी। ये इतना भयानक दृश्य था कि इसके बाद का उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। इसके बाद की जो घटना थी वो मेरी बड़ी मामी ने देखी थी, जो कि घर पर सबके साथ उनका इंतज़ार कर रही थी। जब वो कुछ काम से घर के बाहर बरामदे की साइड में गई तो उन्होंने देखा दूर से कोई व्यक्ति घर की तरफ आ रहा है, और जब उन्होंने देखा ये और कोई नहीं बल्कि मेरे छोटे मामा थे, और उनकी गर्दन एक तरफ को पूरी तरह से झुकी पड़ी थी और उनकी आंखें एकदम सफ़ेद हुई पड़ी थी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उनके चेहरे पर कई सारे अजीबोगरीब निशान भी थे, जो कि कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे थे कि उनके साथ कोई ऊपरी चक्कर है।
मेरी बड़ी मामी ने उन्हें संभाला और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर बुलाया। सब लोग जैसे तैसे करके उन्हें अंदर की ओर ले गए। नानी ने जब उनकी हालत देखी तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि पड़ोस वाले गांव से मेरी बहन को, यानी कि मेरी नानी जी की बहन को बुलाया जाए, क्योंकि वो झाड़ फूँक वगैरह अपने गांव में किया करती थी। वो खुद से चल नहीं सकती थी, इसीलिए मेरे बड़े मामा रात के समय ही उनके गांव में गए और उन्हें वहाँ से लेकर के आए। जब वो घर आ गई और मामा से मिली तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजान शक्ति से बात कर रही हो, किसी ऐसी शक्ति से जिसको बाकी सब तो नहीं देख पा रहे थे पर वो देख पा रही थी। इसके बाद मामा को एक जगह पर लेटा दिया गया और उनके ऊपर एक चादर बिछा दी गई। इसके बाद उस चादर के ऊपर से ही वो एक डंडी की सहायता से कभी मारती और कभी कुछ बोलती, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ थी जो कि उन्हें परेशान कर रही थी, जिससे वो बात कर रही थी, जिसे वो डांट रही थी और बीच बीच में कई बार उसे गंदी गंदी गालियाँ भी दे रही थी। तब शायद जब वो चीज़ उनकी बात को समझ गई तब उन्होंने बताना शुरू करा। मेरे मामा की आवाज़ एकदम से बदल गई और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे और रोते रोते वो बताने लगे, मैं 35 साल का हूँ, मैं बस अपने बीवी बच्चों को एक बार देखना चाहता हूँ। इसके बाद उसने अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया। वो दरअसल पास ही के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था जो कि शहर में जाकर काम किया करता था। एक रात जब वो वापस लौट रहा था तब मौसम कुछ अच्छा नहीं था और उसके वापस आने की वजह थी कि उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था। एक जगह पर आकर जहाँ थोड़ी ऊंचाई थी और काफ़ी सारे पत्थर वगैरह थे, वहाँ से जब वो नीचे आ रहे थे तब उनका पैर एक जगह पर पड़ा और वो फिसल गए। भगवान की लीला ये थी कि जब वो सामने की तरफ गिरे तो उनका सर एक पत्थर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगा, इतना ज़ोर से कि उनके आगे के चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरीके से बिगड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वो अपने नवजात बच्चे का चेहरा तक नहीं देख पाए। जब उन्होंने ये सारी बात सबको बताई तो सभी लोग इस घटना को सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गए। फिर उन्होंने खुद ही उस जगह के बारे में बताया जहाँ उनका घर था और कहा कि वो बस एक बार उन्हें वहाँ पर लेकर चले जाएं। मेरी वो वाली नानी भी उनके साथ ही वहाँ पर गई और जब वो उनकी वाइफ को देखे तो बिना किसी का कुछ बोले ही वो उनके पास चले गए और उनको उनके नाम से पुकारने लगे, जबकि मेरे मामा कभी उस गांव तक में नहीं गए थे। और उसके बाद वो उस बच्चे के बारे में पूछने लगे। किसी तरह से उन्होंने अपनी बातों के जरिए उस औरत को भी यकीन दिला दिया था कि वही वो उनके पति हैं जो कि कुछ समय पहले गुजर चुके थे। बस अपने बच्चे को देखने के बाद मेरे मामा बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उन्हें उतनी ही घटना याद थी जितनी कि आपको मैंने शुरू में बताई। मेरी नानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोला कि तुमने एक नेक काम किया है, इसका फल भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस घटना के बाद से मेरे मामा ने रात के वक्त वहाँ से आना बंद कर दिया। तेज़ रफ्तार से आती हुई उसकी कार ने उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे सहित लगभग 20 फीट ऊपर उछल गई और फिर ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। ये भयानक दृश्य देखकर आकाश का पैर कांपने लगा और उसने बहुत तेज़ ब्रेक मारी। एकाएक ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी का पूरा नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। आकाश की आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। तभी क्या हुआ आकाश, तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? सुमन, एक्सीडेंट हो गया मुझसे। वो औरत, उस औरत को बच्चे समेत मार डाला मैंने। ये क्या बोल रहे हो तुम? किस औरत को तुमने मार दिया? सामने देखो यार, क्या है सामने? कुछ भी तो नहीं है। आकाश कार की विंडस्क्रीन से सामने की ओर देखता है और अब उसे ना तो वहां पर कोई औरत दिखती है और ना ही कोई बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे बिल्कुल सुनसान दिख रहा था। सुमन, अभी मेरी गाड़ी से किसका एक्सीडेंट हुआ था यार? आकाश बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, लेकिन सड़क तो सचमुच सुनसान थी।
आकाश, लगता है तुम बहुत देर से ड्राइव करने की वजह से थक गए हो, थोड़ी देर आराम करो, मैं कार चलाती हूँ। तभी पीछे की सीट से अंशिका ने कहा, पापा हम पहुँच गए क्या? नहीं बेटा, अभी हम नहीं पहुँचे हैं, आकाश ने बोला। पर मुझे ज़ोर की भूख लगी है पापा। वो चिप्स का पैकेट दिया था ना तुम्हें? सुमन ने कहा। वो तो कब का ख़त्म हो गया। गाड़ी में अब चिप्स के और पैकेट नहीं थे और ना ही कुछ और खाने का सामान था। आकाश, रास्ते में कहीं होटल दिखे तो रोक लेना गाड़ी को, वहीं पर खाना भी खा लेंगे और रास्ते के लिए भी कुछ ले लेंगे। लेकिन आकाश तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत और वो बच्ची, वो दोनों कहाँ चले गए? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को गाड़ी से टक्कर लगकर ज़मीन पर पड़ते हुए और तड़पते हुए। आकाश, क्या हुआ? क्यों रोक रखी है कार? चलो ना, मुझे भी भूख लगी है। लॉकडाउन में 2 साल घर में बंद रहते रहते आकाश, उसकी पत्नी और अंशिका बिल्कुल पक गए थे और बोर हो चुके थे। 2 दिन पहले ही आकाश और सुमन ने अपनी बेटी की जिद पर रोड ट्रिप का प्लान किया था। वैसे मन तो दोनों का था कहीं बाहर घूम के आने का, इसीलिए वे सभी पहाड़ों पर पूरे 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए निकल पड़े थे। आकाश कार तो चला रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड काफ़ी कम थी। हालांकि वो बात अब भी उसके मन में घूम रही थी। आकाश, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा यार। होटल कितनी दूर होगा? सुमन ने पूछा। पता नहीं, बट होगा तो ज़रूर, आकाश ने बोला। ये नेटवर्क भी ना ऐन मौके पर चला जाता है। सुमन अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, मम्मी मैंने कहा था ना और चिप्स खरीद लो, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अंशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, बस तुम्हें तो यही सब खाना होता हमेशा, फिर बाद में पेट दर्द और हमारे सर में सिर दर्द करती हो। सुमन ने गुस्से में कहा। अपने बीवी और बेटी की बातों को सुनकर आकाश धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। तभी अंशिका बाहर देखते हुए जा रही थी कि एकदम से वो चिल्लाते हुए बोली, पापा स्टॉप द कार, वो देखो होटल। हाईवे किनारे वो होटल कुछ अजीब सा था, और उससे भी अजीब बात ये थी कि ये होटल आकाश को दिखा ही नहीं था, पर एकदम से अंशिका को दिखा था और अब वो सभी को दिख रहा था। बाहर से तो देखकर लग रहा था कि शायद कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में ही इस होटल में रुकता होगा और खाना खाता होगा। अब ऑप्शन क्या है आकाश? एक तो नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में, और आगे न जाने कितनी दूरी के बाद होटल मिलेगा, कोई पता नहीं। और तुम देख रहे हो ना अंशिका को कितनी ज़ोर से भूख लगी है। आकाश ने कार को उस अजीब से होटल के बाहर खड़ा करा और वे तीनों ही उस होटल के अंदर बढ़ने लगे। रिसेप्शन तो उसे बोल ही नहीं सकते। होटल के गल्ले पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक बड़े से कटे का निशान था। अंशिका और सुमन तो उसका चेहरा देखकर ही ढेर से हो गए। होटल में कुछ और स्टाफ भी था। वो सब के सब स्टाफ मेंबर्स उन्हें विचित्र नज़रों से देख रहे थे। उन तीनों को ही ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन भूख भी तीनों को लगी हुई थी। तुम खाना ऑर्डर करो, हम फ्रेश होकर आते हैं, सुमन ने कहा। वॉशरूम की तरह भैया? सुमन वहाँ के एक स्टाफ से पूछती है। वॉशरूम? वो तो नहीं है मेम साहब, होटल के पीछे एक कुआं है, आप वहाँ हाथ मुंह धो लीजिए, और पीछे एक खाली मैदान भी है, अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो, वहाँ के एक स्टाफ ने कहा। सुमन और अंशिका दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले आते हैं। भैया खाने में क्या है? आकाश ने पूछा। साहब हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बताएं क्या खाएंगे? आकाश ने खाने का ऑर्डर दिया और होटल के बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया और हाईवे से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी आकाश की नज़र होटल के बाईं ओर बैठी एक औरत पर गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठा रखा था। जैसे ही आकाश की नज़र उस औरत के चेहरे पर गई, उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। मैं इसे नहीं भूल सकता, उसने यही साड़ी तो पहन रखी थी। वो औरत आकाश को विचित्र नज़रों से घूरने लगी। आकाश को बहुत डर लगने लगा
तभी उसने देखा कि वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर उठी और हाईवे के दूसरी ओर से आ रहे ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। फुल स्पीड में आ रहा वो ट्रक एक जोर की आवाज़ के साथ उस औरत से टकराता है और वो औरत उस ट्रक के साथ चिपक कर आगे चलती चली गई। ये सब देखकर आकाश के मुंह से चीख निकल गई। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंद आ गई और दिल की धड़कनें तो अनियंत्रित हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका हार्ट फेल होने वाला है। वो बिल्कुल शॉक्ड था। तभी उसकी पत्नी सुमन वहां पर भागते हुए आई। आकाश जल्दी चलो, अंशिका कुएं में गिर गई है। व्हाट? अंशिका कुएं में गिर गई है? लेकिन कैसे? कहाँ? आकाश अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ होटल के पीछे गया। कुएं से अब भी अंशिका के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पापा, मम्मा मुझे बचाओ। आकाश ने कुएं में झांक कर देखा तो अंशिका बेचारी बाहर आने को हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी आकाश चिल्लाता है, रस्सी रस्सी कहाँ है? वो भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर गया, पर वहां तो कोई था ही नहीं। तभी उसकी नज़र होटल के बाहर चारपाई पर बैठी अपनी बेटी और पत्नी पर गई। ये दोनों यहाँ हैं तो होटल के पीछे कौन था? तभी उसकी बेटी ने हाथ हिलाकर उसको बुलाया। पापा यहाँ हो ना, वहाँ क्या कर रहे हो? ये सब देखकर आकाश का सिर चकरा गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो ना तो सुमन और ना ही अंशिका उसके पास थे, और तो और उसे अपने आसपास मरे हुए जानवरों की बदबू भी आ रही थी। ये कैसी बदबू है? ये बदबू उसके बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसे उल्टी आने लगी। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और सुमन और अंशिका को ढूंढने लगा। सुमन, अंशिका, कहाँ हो? तभी उसने देखा कि एक बार फिर से सुमन उसके पास भागती हुई आ रही है। आकाश चलो यहाँ से निकलो जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, हम लोग पूरी तरीके से फंस गए हैं। आकाश, ये लोग जल्लाद हैं, यहाँ पर इंसानों का मांस पकाया जाता है। इंसानों का मांस? ये तुम क्या कह रही हो? उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे साथ आओ। सुमन आकाश को होटल के किचन में लेकर जाती है और वहां पर वैसी ही बदबू फैली हुई थी। चारों ओर बस खून ही खून दिखाई दे रहा था। दीवार पर खून के छींटे लगे थे और वो खून के छींटे कुछ सूख चुके थे तो कुछ ताज़े थे। सुमन ने फ्रीज खोलकर दिखाया तो आकाश को उसमें इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे। वो दोनों बहुत ही घबरा गए। तभी आकाश चिल्लाते हुए सुमन से कहता है, सुमन, अंशिका कहाँ है? बताओ कहाँ है अंशिका? आकाश, अंशिका नहीं है हमारे साथ, इन लोगों ने उसे मार डाला। मार डाला? मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया? मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैंने। आकाश जोर से चिल्लाया और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी वो किचन में पड़ा एक धारदार और बड़ा सा चाकू अपने हाथों में उठाता है और सुमन के साथ भागते हुए बाहर आ गया और होटल के काउंटर पर बैठे उस अजीब से आदमी के गले पर वो चाकू रख दिया। तुम यहाँ इंसानी मांस पकाते हो और तुमने मेरी बेटी को मार डाला। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। क्या समझ रखा तुम लोगों ने? आकाश ने होटल के मालिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला शुरू कर दिया और वो तब तक उसको मारता रहा जब तक कि वो मर ना गया। उसे मारने के बाद एक बार फिर से उसकी नज़र सड़क पर गई तो उसे फिर से वही औरत गोद में बच्चे को लिए खड़ी हुई दिखाई दी। वो औरत अब भी उसे ही घूर रही थी। सुमन, ये देखो, ये वही औरत है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे परेशान कर दिया। वो अपने हाथों में चाकू लिए सड़क पर भागने लगा और वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए आगे आगे भागने लगी। सुमन भी आकाश को आवाज़ देते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगी। तभी कुछ ही दूरी पर आकाश को सड़क के किनारे एक पेड़ के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वो भागता हुआ उनके पास गया और उसने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन पुलिस वाले तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। तभी उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे आप लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? पुलिस वाले
अपने काम में लगे हुए थे। कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर भी उन पुलिस की टीम के साथ खड़े हुए थे। पुलिस की टीम एक कार से बारी बारी से लाशें निकाल रही थी। पहली लाश आकाश की बेटी अंशिका की थी, दूसरी उसकी पत्नी सुमन की और तीसरी खुद उसकी यानी कि आकाश की। आकाश ये सब देखकर एकदम अंदर से हिल गया था। तभी उन पुलिस वालों में से एक ने कहा, जब इतना बड़ा बोर्ड यहाँ लगा रखा है कि आगे खतरा है, इस रोड पर ना जाएं, फिर भी इस फैमिली को ये बोर्ड नहीं दिखा। सर ये फैमिली क्या, पिछले 6 महीने से ये बोर्ड लगभग 2 दर्जन फैमिलीज को नहीं दिखा और वे इस रोड पर आई और एक्सीडेंट का शिकार हो गई और हर बार पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। एक ऑफिसर ने कहा। अगले दिन के अखबारों में हेडलाइंस भी उसी एक्सीडेंट के बारे में थी। एक बार फिर से सालों से बंद पड़े उस खौफनाक सड़क ने एक परिवार को मार डाला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। अपने साथ हुई घटनाओं को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजें। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।